अभिनव के साथियों ने उसे बेइज्जत करना शुरू कर दिया था, मगर अभिनव जितना हो सकता था उतना शांत रहने की कोशिश कर रहा था। उसे पता था कि ये एक लंबी रात होने वाली है और वो इस रात को ऐसा कोई पंगा नहीं करना चाहता था जिससे उसे फिर से अनन्या और उसके परिवार की दो बातें सुननी पड़े। उसने कामिनी से कहा, मैं अनन्या की कंपनी में काम नहीं करता हूं, हम लोग अंदर चले। और आज अचानक से ये रीयूनियन रखने की क्या सूझी? हरीश ने यह सुनते ही अपना गला साफ किया और कामिनी के हाथ में अपना हाथ डालते हुए बोला, चलो अंदर चलते हैं, वो देखो कृतेश भी आ गया। हेलो कृतेश। अभिनव ने जैसे ये सुना तो वो पलटकर देखने लगा। कृतेश बिना अभिनव को देखे उसके बगल से निकल गया था। कृतेश उनके कॉलेज का वो लड़का था जिस पर लड़कियां तो छोड़ो, लड़के भी मरते थे सिवाय अभिनव के। एक अमीर बाप का हैंडसम लड़का कृतेश सभी का चहेता था। लड़कियां उससे अपना बॉयफ्रेंड बनाने के सपने देखती रहती थी और लड़की उससे अपना जिगरी दोस्त। हेलो पीपल, कृतेश ने जोश में कहा। तभी उसकी नजर अभिनव से मिली और वो बोला, ओ हो, मुझे नहीं पता था कि तुम भी यहाँ आने वाले हो। हेलो कृतेश, अभिनव ने झूठी मुस्कान के साथ कहा। चलो तो फिर पार्टी शुरू की जाए, हरीश ने कहा और सब लोग अंदर चले गए। वो सभी एक बड़े से हॉल में पहुंच चुके थे। अभिनव बहुत सालों के बाद उन चेहरों को देख रहा था जिन चेहरों ने कुछ साल के लिए उसका जीना हराम कर दिया था। हालांकि हमने कोशिश की थी कि सब लोगों को बुलाए, लेकिन अनफॉर्चुनेटली सारे लोग नहीं आ पाए। जो नहीं आए वो बदकिस्मत है, और जो आए हैं मैं उन सब की तरफ से कृतेश को थैंक यू कहना चाहता हूँ। थैंक्स अ लॉट कृतेश, अगर तुम नहीं होते तो ये सब नहीं हो पाता। गिरीश ने कहा, हाँ, कृतेश की वजह से ही हमें ये होटल मिला है। ही इज पेइंग फॉर ऑल ऑफ अस। कृतेश, अब तो बता दो ये सब कितने का पड़ा? कामिनी ने पूछा। यह सुनते ही कृतेश के चेहरे पर शर्म भरी मुस्कान आ गई और उसने कहा, सबसे पहले तो आप लोगों को थैंक यू। उसके बाद कृतेश कामिनी के पास आया और धीरे से उसके कान में कुछ फुसफुसाने लगा। कामिनी उसकी बात सुनकर हंसे जा रही थी। अभिनव एक लड़की के बगल में आकर बैठ गया था। वो उसे जानता तो था, लेकिन उसका नाम भूल चुका था। तभी एक लड़की ने कामिनी से कहा, मैंने सुना है तुम वर्ल्ड टूर पर गई हुई थी। कामिनी ने घमंड भरी मुस्कान के साथ कहा, हाँ, मैं अभी 10 कंट्रीज घूम कर आई हूँ और अभी थोड़े दिनों बाद पेरिस जाने की सोच रही हूँ। और इस बार तो मैं भी इसके साथ जाने का सोच रहा हूँ। इंडिया से काफी बोर हो गया हूँ। हरीश ने कहा और हंसने लगा। बाकी सभी लोग भी उनके साथ हंस रहे थे सिवाय अभिनव के। इतने में कामिनी ने कृतेश की तरफ देखा और बोली, वैसे तुम आजकल क्या कर रहे हो? मैं तो अभी इंडिया में रहने वाला हूँ। कुछ प्रोजेक्ट चल रहे हैं, उन पर काम कर रहा हूँ। बाय द वे, हम लोगों को ऑर्डर प्लेस कर देना चाहिए। जिसे जो खाना हो, जो पीना हो, वो ऑर्डर कर सकता है। एंड यस, डोंट वरी अबाउट द बिल्स। यह सुनते ही अभिनव को हंसी आ गई। वो जानता था कि कृतेश शो ऑफ करने की कोशिश कर रहा है। देखना, ये अपने पापा की किसी कंपनी को संभालने के लिए यहाँ रुका होगा। इतने में डेविड नाम के एक लड़के ने कहा, तुम लोगों को पता है, पूरे देश की अमीरों की लिस्ट में अभी कृतेश के पापा का भी नाम ऐड ऑन हुआ है। नाम तो अभी ऐड हुआ है, पर अमीर तो इसके पापा पहले से ही थे, नहीं कृतेश? इतने में कामिनी ने कहा। वो दोनों एक दूसरे को जिस तरह से देख रहे थे, ऐसा लग रहा था कि उन दोनों में कुछ खिचड़ी पक रही है। अभिनव की नजर सिर्फ कृतेश पर थी। उसका घमंड वक्त के साथ बढ़कर कम नहीं हुआ, बल्कि और ज्यादा हो गया था। हाँ, लेकिन तुम्हें पता है ना, उस लिस्ट में सबसे ऊपर किसका नाम आता है? टाइगर का। इतने में एक लड़के ने धीरे से कहा। यह सुनते ही हरीश बोला, टाइगर का? हाँ, उसके पास अभी भी बहुत सारे एसेट्स है। टाइगर सबसे ऊपर है और उसके बाद है दिक्पाल छिंगावत। हाँ, पर यहाँ तो सबसे अमीर कृतेश ही है ना? कामिनी ने बात छुपाने के लिए कहा। उसकी बात पर हर कोई आपस में जरूर बात करने लगा था, लेकिन कोई भी जोर से कुछ नहीं बोल रहा था। अभिनव उन्हें ये सब करते देख बस हंस रहा था। किसी को पता नहीं था कि वो टाइगर है।
अभिनव यही सोच रहा था कि जब उन्हें उसकी असली पहचान का पता चलेगा तो वो कैसे रिएक्ट करेंगे, लेकिन ये सच जानने में उन्हें जमाना लग जाएगा। क्या बात है अभिनव, इतनी हंसी क्यों आ रही है भाई? इतने में एक लड़की ने अभिनव की तरफ देखते हुए पूछा। इतने में एक और लड़की ने कहा, पहले तो ये बताओ कि इसे यहाँ बुलाया किसने है? मैंने बुलाया है, ये भी हमारा क्लासमेट रहा है। नहीं, हम लोग क्लास में जरूर साथ बैठते थे, लेकिन अब हम साथ नहीं बैठ सकते। हाँ, मैंने भी सुना है कि ये डिलीवरी बॉय की नौकरी करता है। मुझे लगता है कि आप लोगों को मेन्यू देखना चाहिए, खाना बनने में भी तो टाइम लगता है ना। अभिनव ने बात पलटते हुए कहा। वो इनमें से किसी को भी जवाब नहीं देना चाहता था, लेकिन उसकी इस बात से बाकी लोग भड़क उठे। उनमें से एक आदमी ने कहा, ओ भाई, ये मजाक चल रहा है क्या? तुझे क्या लगता है कि कृतेश तेरे लिए भी खाना ऑर्डर करने वाला है? अबे तू कब से कृतेश का दोस्त हो गया? कामिनी ने भी घी में आग डालते हुए कहा, हाँ, अगर तुम्हें कुछ खाना है तो उसका पैसा तुम्हें खुद ही देना होगा। लेकिन यह सुनते ही कृतेश ने अपना हाथ उठाया और सभी को शांत करवाते हुए बोला, अरे कामिनी, कैसी बात कर रही हो? अब वो पार्टी में आया है तो खाना तो खाएगा ही ना। तुम चिंता मत करो दोस्त, मैं तुम्हारा भी बिल भर दूंगा। कामिनी ने कहा, वाह कृतेश, तुम कितने स्वीट हो। फिर भी मैं चाहती हूँ कि तुम उससे अपना बिल भरने दो, ताकि उसे भी तो आगे से पैसे कमाने का मोटिवेशन आए। अगर वो ऐसे फ्री का खाना खाता रहेगा तो फ्री का खाना तो हम सभी खा रहे हैं, फिर तो हम सभी को अपना अपना ऑर्डर खुद ही देना चाहिए। इतने में गरिमा नाम की एक लड़की ने कामिनी की बात काटते हुए कहा। वो बाकी लोगों की तरह अभिनव का मजाक नहीं उड़ाया करती थी। अरे छोड़ो भी गरिमा, क्यों बात को बढ़ाना? मैं कह रहा हूं ना, मैं पे कर दूंगा। कृतेश ने कहा, तो फिर अभिनव को तुम्हें थैंक यू बोलना पड़ेगा। कामिनी ने कृतेश की बात के जवाब में कहा। सभी की नजरें अभिनव पर टिकी हुई थी। हर कोई ये देखना चाहता था कि अभिनव कृतेश को थैंक यू बोलने वाला था या नहीं। अभिनव से ये सब बर्दाश्त नहीं हो रहा था। वो जब तक कॉलेज में था तब तक ये सब सह सकता था, लेकिन अब नहीं। ऐसे में अभिनव अपनी जगह से खड़ा हुआ और बोला, एक मिनट रुकिए, कोई भी ऑर्डर मत देना, मैं अपना क्रेडिट कार्ड लेकर आता हूं। क्या? क्यों मजाक कर रहा है भाई? पागल हो गया है क्या? पता भी है यहाँ एक प्लेट खाने की कीमत क्या है? अभिनव ने अपने कंधे उचकाते हुए कहा, उसकी तुम लोगों को चिंता करने की जरूरत नहीं है, मैं अभी आया। इतना कहते ही अभिनव उस कमरे से बाहर निकल गया था। अकरम ने सुबह ही डीके के जरिए उसे क्रेडिट कार्ड भिजवा दिया था, जो अभिनव की गाड़ी में रखा हुआ था। वो क्रेडिट कार्ड लाने से पहले बार की तरफ मुड़ गया। वो अपने लिए एक शैंपेन की बोतल लेना चाहता था। जैसे ही वो बार में दाखिल हुआ तो अचानक से उसकी नजर एक लड़की पर पड़ी। वो एक आदमी के पास बैठी हुई थी, जिसने अजीब से कपड़े पहने हुए थे। वो लड़की उससे दूर होने की कोशिश कर रही थी, लेकिन वो लड़का उसे बार बार अपनी तरफ खींचने की कोशिश कर रहा था। जैसे अभिनव ने थोड़ा पास जाकर देखा तो उसे पता चला कि ये लड़की और कोई नहीं बल्कि उसकी पत्नी अनन्या है। अभिनव अनन्या के साथ ये सब होता देख गुस्से से लाल हो गया। वो अनन्या की तरफ बढ़ता जा रहा था। जब वो और पास आया तो उसने देखा कि उस लड़के का हाथ अनन्या की कमर में था। हाथ हटा! अभिनव उस आदमी पर जोर से चिल्लाया। उसकी आवाज सुनते ही 3 और लोग अपनी कुर्सी से उठे और अभिनव को घेर कर खड़े हो गए। उनमें से एक आदमी ने कहा, ए भाई, कोई दिक्कत? मैं तेरा भाई नहीं हूं, ये मेरी बीवी है। हाथ हटा ले नहीं तो तोड़कर फेंक दूंगा, अभिनव ने कहा। यह सुनते ही जिस आदमी ने अनन्या की कमर में हाथ डाला हुआ था उसे हंसी आ गई। उसने अपने आदमियों को इशारा किया तो उन्होंने अभिनव को कंधों से पकड़ा और उसे खींचकर बाहर की तरफ ले जाने लगे। अभिनव जानता था कि वो उसे इसलिए बाहर ले जा रहे थे ताकि वहां उसके साथ मारपीट कर सके। अभिनव भी यही चाहता था। वो बार के अंदर लड़ाई करके फिर से अनन्या और उसके परिवार के सामने गुंडा साबित नहीं होना चाहता था। कुछ ही सेकंड्स में वो अभिनव को पीछे के दरवाजे से बाहर ले आए और उसे जमीन पर पटक दिया। वहां काफी अंधेरा था। ऐसे में किसी के लिए भी वीडियो बनाना या फोटो खींचना मुश्किल था। अब अगर 1 सेकंड भी यहाँ दिखाई दिया ना तो लात मारकर नोएडा पहुंचा दूंगा। चल निकल यहाँ से।
एक आदमी ने अभिनव को धमकी देते हुए कहा। अभिनव अपनी जगह पर खड़ा हुआ और बोला, साले, पहले तो खुद तो पाकिस्तान से वापस आ जा। इतना कहते ही अभिनव ने उसके पेट में एक जोरदार लात मारी और वो आदमी बहुत दूर जाकर गिरा। इतने में बाकी लोगों ने अभिनव पर धावा बोला तो एक के बाद एक अभिनव ने सभी की हेकड़ी निकाल दी। आखिर में उसने उनमें से एक का कॉलर पकड़ा और बोला, कौन है वो हरामखोर जो मेरी बीवी के साथ था, बता। वो डॉन है, हमारा बॉस। हमको नहीं पता था कि वो लड़की हमारी भाभी है। वो जब अंदर आए तो डॉन की नजर उन पर टिक गई और उसके बाद। इससे पहले कि वो आगे कुछ कह पाता, अभिनव ने उसे एक और लात मारी और वो लड़का नीचे गिर गया। अभिनव का दिमाग खराब हो गया था। उसने जितना सोचा था, इस शहर में उससे ज्यादा माफिया ग्रुप्स एक्टिव हो गए थे। ऐसे में अभिनव नीचे झुका और बोला, तुम लोग किसके लिए काम करते हो, टाइगर या छिंगावत? उस आदमी ने दर्द में कराहते हुए कहा, टाइगर। यह सुनकर अभिनव एक पल के लिए शांत हो गया। उसने फिर से उस आदमी का कॉलर पकड़ा और बोला, तो तुम्हारा टाइगर तुम्हें पराई औरतों पर नजर डालना, उनका रेप करना सिखाता है? टाइगर अब नहीं रहा। उसके सारे लोग बिखर गए। कोई किसी की नहीं सुनता। आपको क्या लगता है हम अकेले ऐसे हैं जो ये सब कर रहे हैं? अब टाइगर नहीं है तो लोगों ने अपने अपने ग्रुप्स बनाना शुरू कर दिए और छिंगावत मोंटी को उड़ाना चाहता है ताकि टाइगर ब्रांड का पत्ता साफ हो जाए। उसकी बातें सुनकर अभिनव को यह समझ नहीं आ रहा था कि आखिर टाइगर को गए हुए कितना वक्त हो गया था। वो कुछ कहने की हालत में नहीं था। उसे लगा कि ये लोग जो कर रहे थे उसमें उनकी कोई गलती नहीं है। ऐसे में अभिनव ने उस आदमी को हाथ दिया और बोला, उठ, खड़ा हो, हॉस्पिटल जा, अपना बिल अकरम के ऑफिस में भिजवा देना, मैं क्लियर करवा दूंगा। क्या आप अकरम को जानते हो? यह सवाल सुन फिर से अभिनव चुप हो गया था। उसे इस वक्त इन लोगों को अपनी पहचान बताना सही नहीं लग रहा था। ऐसे में उसने कहा, मैं टाइगर की टीम का कोर मेंबर हूं। अभिनव का दिल ये कहते हुए तेजी से धड़क रहा था। इन लोगों को देखकर उसे यह एहसास हो रहा था कि उसे सिर्फ अपने पिता का बदला नहीं लेना था, बल्कि इन जैसे हजारों लोगों को लाइन पर लेकर आना था। ये सारे लोग उसके बच्चों जैसे थे और अभिनव उन सभी का बाप। उन लोगों को रवाना करने के बाद अभिनव फिर से बार में दाखिल हो गया था। अचानक से उसकी नजर अनन्या को ढूंढने लगी थी, लेकिन अनन्या कहीं नहीं थी। सभी जगह देखने के बाद भी अभिनव को अनन्या कहीं नजर नहीं आ रही थी। अभिनव ये देख घबरा गया। उसका दिल जोरों से धड़कने लगा। अब आगे क्या होने वाला था? आखिर कहां चली गई थी अनन्या? क्या उसके साथ कुछ गलत होने वाला था? जानने के लिए सुनते रहिए द रिटर्न ऑफ टाइगर, सिर्फ पॉकेट एफएम पर। अभिनव को जब अनन्या नजर नहीं आई तो उसका दिमाग खराब हो गया। उसे सच में अनन्या के लिए घबराहट हो रही थी। तभी उसकी नजर उस डॉन पर पड़ी जो अनन्या के साथ बदतमीजी कर रहा था। वो चुपचाप शांति से एक कोने में खड़ा था। उसकी हालत देख ऐसा लग रहा था जैसे उसे बहुत मारा गया हो। अभिनव भागते हुए उसके पास आया और बोला, तुम जिस लड़की के साथ थे वो कहाँ है? डॉन को अभिनव को देख गुस्सा आया। उसने अभिनव को मारने के लिए अपना हाथ बढ़ाया ही था कि इतने में अभिनव ने उसका हाथ मरोड़ा और उसकी गर्दन दबोच ली। जब डॉन को लगा कि वो अभिनव की गिरफ्त से नहीं छूट सकता तो उसने कहा, चिराग उसे अपने साथ ले गया है। यह सुनते ही अभिनव के होश उड़ गए। चिराग का नाम तो उसने शर्मिला की मुंह से कई बार सुना था, लेकिन उसे उम्मीद नहीं थी कि चिराग अनन्या का पीछा करते हुए यहां तक आ जाएगा। साथ ही उसे यह भी समझ नहीं आ रहा था कि यह आदमी चिराग को कैसे जानता है। ऐसे में अभिनव ने उसे छोड़ा और पूछा, कहाँ गया है वो? मेरी हालत देखकर लगता है कि वो मुझे बताकर जाएगा कि वो कहाँ जा रहा है। उस आदमी ने जवाब में कहा और बगल की टेबल से टिश्यू उठाकर अपने मुंह से बहता खून साफ करने लगा। अभिनव उसे देख रहा था। उसने भी अभिनव को घूरा और आखिर में वहां से निकल गया। अभिनव चाहता तो उसके ऊपर और दबाव बनाकर उसे कम से कम चिराग के बारे में जानकारी ले सकता था, लेकिन वो इस वक्त एक पब्लिक प्लेस में था और ऐसे में वो किसी की नजर में नहीं आना चाहता था। अभिनव, यहां क्या कर रहे हो? इतने में अभिनव को पीछे से एक लड़की की आवाज आई। ये कामिनी थी।
जो अभिनव को ढूंढते हुए बार तक आ गई थी। उसने अभिनव के पास आते हुए कहा, तुम्हारा भागने का प्लान था क्या? पैसे नहीं थे तो इतनी बड़ी बड़ी फेंक क्यों रहे थे? मैं फेंक नहीं रहा था, पैसे है मेरे पास। अभिनव ने कामिनी की बात का आधे मन से जवाब देते हुए कहा। उसे अभी भी अनन्या की चिंता खाई जा रही थी। कामिनी ने पूछा, तो फिर यहां क्या कर रहे हो? देखो, अगर तुम ये सोच रहे हो कि तुम बचकर निकल जाओगे तो ऐसा होने नहीं वाला है। पैसे तो देने पड़ेंगे। अभिनव ने कामिनी को घूरते हुए देखा और उसके बाद हॉल की तरफ बढ़ने लगा। कामिनी भी उसके पीछे पीछे जा रही थी। अभिनव कामिनी के साथ सबसे पहले अपनी गाड़ी के पास आया और उसमें से कार्ड निकाला। कामिनी ने कार के ऊपर कोई कमेंट नहीं किया, क्योंकि वो देख पा रही थी कि कार खटारा थी। बाहर से देखने पर वो गाड़ी कबाड़ लगती थी और अभिनव यही चाहता था। वो दोनों फिर से अंदर आए और रिसेप्शन की तरफ बढ़ने लगे। वहां पर पहले से एक वेट्रेस खड़ी थी। उसने अभिनव को बिल थमाते हुए कहा, 5 लाख। ये अमाउंट सुनते ही अभिनव के होश उड़ गए। ऐसा उन लोगों ने क्या खा लिया था जो इतना ज्यादा बिल आया? इससे पहले कि वो आगे कुछ कहता, इतने में कामिनी ने उसके मजे लेने के लिए कहा, क्या हुआ? बहुत ज्यादा है, नहीं पे कर पाओगे? मुझे तो लगता है कि तुम्हारे खाते में 500 रुपए भी नहीं होंगे। इतने में वहां खड़ी एक और लड़की ने कहा, उस टाइम तो बड़ी बड़ी फेंक रहा था, अब हवा निकल गई बेचारे की। यह सुनते ही अभिनव ने उस लड़की को पलट कर देखा। फिर उसकी नजर कृतेश पर पड़ी, जो हरीश से बात करते हुए चलता आ रहा था। कामिनी कृतेश को आते हुए देख मुस्कुरा रही थी। अभिनव समझ गया था कि कामिनी ने कृतेश को बुलाया था ताकि वो कृतेश के सामने अभिनव को बदनाम कर सके। वो ये भी समझ गया था कि उन लोगों ने 5 लाख के खाने में से मुश्किल से 50,000 का खाना खाया होगा। बाकी सारा खाना अभिनव को नीचा दिखाने के लिए मंगवाया गया था। इतने में हरीश वहां पहुंचा और बोला, क्या हुआ? तुम बिल नहीं भर पा रहे हो? इफ यू डोंट माइंड, मैं पे कर सकता हूं। वैसे भी मेरे लिए यह अमाउंट इतना बड़ा नहीं है, कृतेश ने कहा और मन ही मन में मुस्कुराने लगा। अभिनव ने उसके चेहरे पर मुस्कान देख ली थी। उसने अपनी जेब से कार्ड निकाला और वेट्रेस की तरफ बढ़ा दिया। जैसे ही कामिनी ने उसका कार्ड देखा तो उसके होश उड़ गए। ब्लैक कार्ड? तुम्हारे पास ये ब्लैक कार्ड कहां से आया? कामिनी ने कहा और अभिनव के हाथ से कार्ड लेकर उसे ध्यान से देखने लगी। उस पर अभिनव का नाम लिखा हुआ था, अभिनव गढ़वाल। कामिनी ने हैरान होते हुए अभिनव को देखा और बोली, तुम तो अभिनव कुमार थे ना, फिर अभिनव गढ़वाल कैसे हो गए? ये क्या खेल खेल रहे हो यार? अभिनव ने उसके हाथ से अपना कार्ड लिया और बोला, मेरा सरनेम गढ़वाल है। कुमार मेरे नाम के आगे अनाथ आश्रम वालों ने लगा दिया था, क्योंकि उन्हें मेरा असली सरनेम पता नहीं था। अच्छा, तो तुम्हें भी अपना सरनेम पता नहीं था? अनाथ आश्रम में तुम्हारी क्या याददाश्त चली गई थी क्या? हरीश ने तंज कसते हुए पूछा। अभिनव ने उसे घूरते हुए देखा और बोला, मेरे साथ जो हुआ, अगर वह तुम्हारे साथ हुआ होता तो याददाश्त के साथ साथ तुम भी कब के चले जाते ऊपर। अब मैं जाऊं? अभिनव के ये तेवर देख किसी की कुछ भी कहने की हिम्मत नहीं हुई। कोई उसे हाँ में सिर हिलाकर यह भी नहीं कह पा रहा था कि वो जा सकता है। ऐसे में अभिनव खुद वहां से निकल गया। अभिनव जैसी अपनी गाड़ी के पास आया तो उसे फिर से अनन्या की चिंता होने लगी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अब उसे क्या करना चाहिए। अनन्या की गाड़ी पार्किंग में नहीं थी। अभिनव समझ चुका था कि वो घर जा चुकी है। ऐसे में अभिनव भी गाड़ी में बैठा और अनन्या के घर जाने के लिए निकल पड़ा। जैसे ही वो अनन्या के घर पहुंचा और गाड़ी पार्क की तो उसने देखा कि वहां एक गहरे नीले रंग की गाड़ी खड़ी थी। वो अनन्या की गाड़ी तो नहीं थी, लेकिन उसे देखकर लग रहा था कि वो किसी रईस आदमी की गाड़ी है। उसी के बगल में अनन्या की गाड़ी भी खड़ी थी। अभिनव ने ज्यादा दिमाग नहीं लगाया और घर के अंदर दाखिल हो गया। जैसे ही वो अंदर घुसा तो उसे एक अजीब सी डिओड्रेंट की महक आई। ऐसी खुशबू उसे इस घर में पहले कभी नहीं आई थी। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, अगर तुम नहीं होते तो पता नहीं आज। इतने में अभिनव को राजीव की आवाज सुनाई दी। वो पता नहीं किससे बात कर रहा था। अभिनव अंदर पहुंचा तो उसने देखा कि एक लंबा सा आदमी राजीव और शर्मिला के सामने खड़ा था। उसकी पीठ अभिनव की तरफ होने की वजह से
अभिनव उसे देख नहीं पा रहा था, लेकिन शर्मिला के चेहरे पर फैली हुई मुस्कान देखकर अभिनव की समझ में आ गया था कि वो उस लड़के को बहुत पसंद करती थी। ठीक है, तो अब मैं चलता हूं, इतने में उस लड़के ने कहा और अभिनव की तरफ पलट गया। जैसे ही शर्मिला की नजर अभिनव पर पड़ी तो उसके चेहरे का नक्शा बदल गया। उसने कड़वी जुबान में अभिनव से कहा, ये चिराग है। तुम जब शराब के नशे में धुत थे तब उस गुंडे से चिराग ने ही अनन्या को बचाया है। ये सुन अभिनव चिराग की तरफ देख रहा था। उसने चिराग के बारे में सुना तो बहुत कुछ था, लेकिन आज देख पहली बार रहा था। उसके कद और अभिनव के कद में ज्यादा अंतर नहीं था। चिराग दिखने में काफी हैंडसम था। उसने फॉर्मल्स पहने हुए थे जो उसके कसे हुए बदन पर काफी अच्छे लग रहे थे। उसे देखते हुए अचानक ही अभिनव के मुंह से निकला, कैसे? कैसे? तुम ये पूछ रहे हो कि कैसे? तुम्हें तो उल्टा ये कहना चाहिए कि थैंक यू, लेकिन ये तो तुम्हें किसी ने कहना सिखाया नहीं होगा। शर्मिला ने कुड़ते हुए कहा। अभिनव का माथा घूम गया। सारी मेहनत उसने की और सारा क्रेडिट चिराग लेकर जा रहा था। इससे पहले कि वो आगे कुछ कह पाता, शर्मिला ने मुस्कुराते हुए कहा, चिराग इस घर का दामाद होने वाला है। इस पर अभिनव ने कहा, पर आपकी तो एक ही बेटी है, तो फिर ये किससे शादी करेगा? बेवकूफ, मेरी जो एक बेटी है ये उसी से शादी करने वाला है। ये सुनकर चिराग के चेहरे पर हंसी आ गई। उसने हाथ मिलाने के लिए अभिनव की तरफ हाथ बढ़ाया और बोला, नाइस टू मीट यू। अभिनव ने भी उससे हाथ तो मिलाया, लेकिन उसके हाथ को जोर से दबाते हुए बोला, तुम्हें पता नहीं कि अनन्या पहले से शादीशुदा है और उसका पति मैं हूं। इसके बाद अभिनव ने उसका हाथ इतनी जोर से दबाया कि चिराग का हाथ दुखने लगा। ये देखते हुए शर्मिला बोली, क्या कर रहे हो? जान से मार दोगे क्या बेचारे को, गुंडे कहीं के? अभिनव ने चिराग का हाथ छोड़ दिया। शर्मिला ने आगे कहा, क्या कर रहे थे तुम ये? तुम्हें क्या लगता है कि ये तुम्हारी तरह हर जगह लड़ाइयां करता फिरता है? ये एक अच्छा सभ्य और खानदानी लड़का है, तुम्हारी तरह नहीं लीचड़। अच्छी बात है, लेकिन अनन्या से शादी मेरी हुई है, वो मेरी बीवी है, अभिनव ने कहा। हुई नहीं है, करवाई गई है जबरदस्ती, और कोई भी जबरदस्ती करवाई गई चीज ज्यादा दिन तक नहीं टिकती, समझे? मेरी जिंदगी में हमेशा से एक बेटी की कमी थी, भगवान ने चिराग को भेजकर वो भी पूरी कर दी। शर्मिला शांत हो जाओ, इतने में राजीव ने बीच में आते हुए कहा। लेकिन शर्मिला आज शांत नहीं होने वाली थी। उसने अभिनव को देखा और आगे बोली, अनन्या तुम्हारी पत्नी नहीं है। तुम अपने आप को उसका पति मान सकते हो, लेकिन टेम्पररी। उसका परमानेंट पति तो चिराग ही बनेगा। ये सुनकर अभिनव को शर्मिला से चिढ़ होने लगी। पता नहीं शर्मिला अपनी जिंदगी से क्या चाहती थी। इससे पहले कि अभिनव उससे कुछ कहता, शर्मिला ने चिराग से कहा, चलो चिराग, मुझे एरो गैरो के मुंह लगना पसंद नहीं है। और वो चिराग को अपने साथ वहां से ले गई। ये सब सुनते ही अभिनव का सिर दुखने लगा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अब उसे आगे क्या करना चाहिए। इतने में राजीव उसके पास आया और बोला, तुम्हें पता है, मुझे लगा था कि मैं अपनी बेटी के मामले में तुम्हारे ऊपर थोड़ा बहुत भरोसा कर सकता हूं, लेकिन आज जो तुमने किया उसके बाद मेरा वो भरोसा भी टूट गया। आखिर तुम मेरी बेटी को ऐसी हालत में छोड़कर कैसे जा सकते थे? ये सुनते अभिनव हैरान हो गया। उसने कहा, ये आप क्या कह रहे हैं? उल्टा मुझसे सवाल मत करो अभिनव, मुझे पता है तुमने क्या किया। जब कोई गुंडा अनन्या को तुम्हारी आंखों के सामने परेशान कर रहा था, तब उसे ऐसी हालत में छोड़कर तुम भाग गए। बस इतनी ही थी तुम्हारी मर्दानगी, और फिर यहां खड़े होकर सीना चौड़ा करके कह रहे हो कि तुम उसके पति हो। राजीव ने जवाब में कहा। अमूमन शांत रहने वाले राजीव का गुस्सा आज बढ़ता जा रहा था। अभिनव उसका ये रूप देखकर हैरान हो गया था। एक पल के लिए उसने कुछ नहीं कहा, फिर आखिर में उसने अपना थूक निगला और बोला, किस गधे ने आपसे ये कहा कि मैं भाग गया था? आपसे जिसने भी ये कहा उसने आपको बताया नहीं कि मैं बाहर क्या कर रहा था। अनन्या को किसी सभ्य और खानदानी लड़के ने नहीं, मैंने बचाया है। ये सुनते ही राजू ने हताश होकर ना में सिर हिलाया और बोला, इससे पहले कि मेरा गुस्सा और बढ़ जाए, प्लीज तुम ये झूठ बोलना बंद करो। सच में मैं तुमसे बहुत डिसअपॉइंट हुआ। मुझे नहीं लगता कि तुम मेरी बेटी से शादी करने के लायक भी हो। इतना कहकर राजीव भी अंदर चला गया। अभिनव हैरानी भरी नजरों से उसे जाते हुए देख रहा था।
उसे समझ में आ गया था कि यह सारी कहानी उन दोनों को और किसी ने नहीं बल्कि चिराग ने सुनाई थी। अभिनव को ऐसा लग रहा था कि उसके साथ धोखा हुआ है। वो चिराग से इस बात का बदला लेना चाहता था। वो चिराग को उसी की दवा का स्वाद चखाना चाहता था। अभिनव गुस्से में अनन्या के कमरे में आ गया था। जब वो अंदर पहुंचा तो उसने देखा कि अनन्या सो चुकी है। अभिनव अपने आप को अनन्या को ठहर कर देखने से रोक नहीं पाया। वो सच में काफी सुंदर लग रही थी। अभिनव ने अपना सामान एक कोने में आहिस्ता से रख दिया। वो नहीं चाहता था कि अनन्या की नींद खराब हो। वो धीरे से उसके बिस्तर पर आया और कंबल ओढ़कर उसके पास लेट गया। अभिनव ने अपनी आंखें बंद कर ली थी और उसकी आंखों के सामने वही रात ताजा हो गई थी जब वो पहली बार ऐसे अनन्या के कमरे में न जाने कैसे पहुंच गया था। अब आगे क्या होने वाला था? क्या अनन्या और अभिनव की ये नजदीकी उन्हें एक दूसरे के दिल में जगह बनाने देगी? क्या अभिनव और अनन्या को एक दूसरे से प्यार हो जाएगा? और क्या करने वाला था अभिनव चिराग के साथ? जानने के लिए सुनते रहिए द रिटर्न ऑफ टाइगर, सिर्फ पॉकेट। अभिनव को अनन्या के बगल में लेटकर वो रात याद आ रही थी। वो बस ये समझने की कोशिश कर रहा था कि आखिर वो कैसे अनन्या के कमरे में पहुंचा था। लेकिन इससे पहले कि उसे इस बात का जवाब मिल पाता, इतने में अभिनव को एक जोरदार चीख सुनाई दी। अभिनव पलटने ही वाला था कि इतने में उसे एक जोरदार लात पड़ी और वो बिस्तर से नीचे गिर पड़ा। नीचे गिरकर उसे कोई हैरानी नहीं हुई। उसके लिए ये कोई बड़ी बात नहीं थी। जैसे ही अभिनव अपनी जगह पर बैठा तो इतने में अनन्या किसी शेरनी की तरह गुर्राते हुए बोली, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे बिस्तर में आने की? अभिनव अपनी जगह से खड़ा हुआ और अपनी पीठ पर लगी हल्की सी चोट को मलते हुए बोला, मेरी हड्डियां तोड़ने का इरादा था क्या? तुम पहले मेरे सवाल का जवाब दो। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे बिस्तर में आने की? समझते क्या हो अपने आप को? किससे पूछकर मेरे बिस्तर पर लेटे? किससे पूछकर मेरा कंबल ओढ़ा? अभिनव ने एक गहरी सांस ली और कंबल को फिर से ठीक तरह से रखते हुए कहा, मैं तुम्हारा पति हूं। भूल गई? पति? माय फुट! ये शेख चिल्ली की तरह खाली पुलाव पकाना बंद करो। तुम मेरे पति नहीं हो। तुम मेरे सबसे बड़े दुश्मन हो और मैं तुम्हारी शक्ल भी नहीं देखना चाहती हूँ। अच्छा, तो किसकी शक्ल देखना चाहती हो? उस झूठे चिराग की? तुम्हें पता भी है तुम किसके बारे में क्या बात कर रहे हो? चिराग के बारे में ऐसा बोलने से पहले तुम 100 बार सोचना। वो तुमसे 1 लाख गुना ज्यादा अच्छा है, समझे? अनन्या ने कहा और अपनी जगह से उठकर बाथरूम की तरफ जाने लगी। लेकिन इससे पहले कि वो अंदर जाती, वो बीच में रुकी और अभिनव को तीर जैसी तीखी नजर से देखते हुए बोली, मेरे बाहर आने से पहले तुम कमरे से बाहर हो जाना, वरना जान ले लूंगी। अभिनव ने गहरी सांस ली और शांति से बोला, तुम्हें एके प्राइवेट लिमिटेड से कॉन्ट्रैक्ट मिला? यह सुनते ही अनन्या, जो कि बाथरूम के दरवाजे तक पहुंच चुकी थी, अचानक रुक गई। अभिनव के मुंह से यह बात सुनकर वो अपनी जगह पर जम सी गई थी। वो पलटकर अभिनव को देखने लगी। अभिनव उसकी आंखों में हैरानी साफ तौर पर देख पा रहा था। उसने मुस्कुराते हुए कहा, मैंने तुम्हें कहा ही था कि मैं तुम्हारी हेल्प। इससे पहले कि अभिनव अपनी बात पूरी कर पाता, अनन्या ने उसे फटकारते हुए कहा, बकवास करना बंद करो, समझे? अभिनव यह सुनकर हैरान हो गया। अनन्या आगे बोली, मुझे पता है तुमने क्या किया है। कुछ भी नहीं। मेरी मदद मेरे पापा के एक दोस्त ने की है, समझे? चिराग को झूठा बोल रहे हो और खुद कितने बड़े झूठे हो, नजर भी आ रहा है या नहीं? नहीं अनन्या। अभिनव ने उसे रोकने की और अपनी बात समझाने की कोशिश की, लेकिन तब तक अनन्या अभिनव के मुंह पर दरवाजा जोर से बंद करके अंदर चली गई थी। अभिनव ये देख हैरान हो गया। अब क्योंकि वो इस कमरे में नहीं रुक सकता था, इसलिए वो उसी कमरे में चला गया जिस कमरे में वो अक्सर सोया करता था। बहुत मुश्किल से उसे नींद लगी और कब सुबह हो गई उसे पता ही नहीं चला। जब अभिनव तैयार होकर बाहर आया तो उसने देखा कि नाश्ता टेबल पर लग चुका था और अनन्या पहले से बैठकर नाश्ता कर रही थी। हरदेव पाल सिंह भी अपनी कुर्सी पर बैठे थे, इसलिए अभिनव भी चुपचाप अपनी कुर्सी पर आकर बैठ गया था। हरदेव ने कहा, मैंने सुना है कि अकरम ने कॉन्ट्रैक्ट साइन कर दिया है। जी दादाजी, अनन्या ने कहा। हरदेव ने धीरे से हाँ में सिर हिलाया और बोला, चलो अच्छा है,
कम से कम तुम्हें अपना रास्ता तो बनाना आता है। मैं आज के बाद आपको कभी डिसअपॉइंट नहीं करूंगी। अनन्या ने जैसे ये कहा तो अभिनव उसकी शक्ल देखने लगा। अनन्या के चेहरे पर एक अजीब सी बेचैनी नजर आ रही थी। अपने दादाजी की नजर में अपनी खोई हुई इज्जत फिर से पाने के लिए अनन्या कुछ भी करने को तैयार थी। इतने में हरदेव ने अभिनव की तरफ देखा और बोले, तुमने कहीं काम करना शुरू किया? हाँ, मैं भी अकरम सर की कंपनी में ही काम कर रहा हूं। किस पोजीशन पर हो? ऑफिस असिस्टेंट। यह सुनते ही शर्मिला जोर से हंस पड़ी। सभी लोग उसे इस तरह से हंसता देख हैरान हो गए, लेकिन शर्मिला रुकी नहीं। उसने हंसते हुए आगे कहा, तुम जैसे लोग ऐसे ही नौकरी करेंगे। वैसे चिराग तो हर महीने लाखों कमाता है। तुम कितना कमा लेते हो? अभिनव ने इस बात का कोई जवाब नहीं दिया। वो जानता था कि अगर वो अपनी तरफ से कुछ भी कहता तो शर्मिला उसे फिर से खाने को दौड़ती, पर अभिनव का कुछ न कहना भी उसे बहुत भारी पड़ा। शर्मिला ने कहा, क्या हुआ? कुछ बोला नहीं जा रहा? हाँ? शर्मिला रुकने वाली नहीं थी। ऐसे में हरदेव बीच में आया और बोला, बस ठीक है शर्मिला, हम लोग खा रहे हैं और खाते वक्त हमें इस तरह की बातें नहीं करनी चाहिए। उसकी बात सुनते ही सब लोग चुप हो गए थे। अभिनव जल्दी से अपना नाश्ता खत्म करके बाहर निकल आया था। वो शर्मिला को अपनी टांग खींचने का और मौका नहीं देना चाहता था। उसका मन तो कर रहा था कि अभी के अभी शर्मिला के घर जैसे 100 घर खरीदे और शर्मिला जैसे लोगों को उनकी औकात दिखा दे, लेकिन वो ऐसा नहीं कर सकता था। उसके पास शांति रखने के अलावा और कोई चारा नहीं था। अभिनव ऑफिस पहुंच चुका था। जब वो अपने कैबिन में बैठा था तो जैनी भड़कते हुए उसके कैबिन में आई और दरवाजा खोलते हुए बोली, ये सब क्या है? हाँ? अभिनव पलटकर अपनी कुर्सी के पीछे देखने लगा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि जैनी किससे बात कर रही है। ये देख जैनी का दिमाग और गर्म हो गया और वो चीखते हुए बोली, मैं तुमसे बात कर रही हूं। हाँ, तो इतना चिल्ला क्यों रही हो? आराम से भी बोल सकती हो। हम ऑफिस में हैं। प्लीज शो सम मैनर्स। ओहो हो, देखो जरा कौन मैनर्स की बात कर रहा है? तुम, जिसने ये सब किया है। ये देखो, इस कस्टमर ने हमें सिर्फ 2 स्टार्स दिए हैं। तुम ही इससे डील कर रहे थे ना? तो तुमने इससे ऐसा क्या कहा जो इसने सिर्फ 2 स्टार दिए हैं? जैनी ने अभिनव की टेबल पर एक फाइल पटकते हुए पूछा। अभिनव ने फाइल उठाकर उसे एक सेकंड के लिए देखा और फिर बोला, तुम मेरे मजे ले रही हो? तुम्हें पता नहीं कि कल मैंने किसी भी लड़की का फोन अटेंड नहीं किया था। मेरे पास सिर्फ 4 कॉल्स आए थे और वो चारों लड़कों के थे जिनसे मैंने बहुत मैनर्स के साथ बात की थी। अच्छा, तो फिर ये कैसे हुआ? एक्सप्लेन करो। तुम झूठ बोल रहे हो। तुम हर चीज अपने हिसाब से क्यों करना चाहते हो? सीईओ सर ने तुम्हें मैनेजर की पोस्ट से निकाल दिया तो तुम इस बात का खुन्नस निकाल रही हो। मैं फिर से कह रहा हूं, मुझसे अच्छे से बात करो, नहीं तो क्या कर लोगे? तुम्हें पता नहीं है, लेकिन यहां तुम्हारी सीनियर मैं हूं। अभिनव ने यह सुनकर एक गहरी सांस ली। जैनी को उसकी फाइल वापस की और बोला, प्लीज अभी मेरे ऑफिस से बाहर निकल जाओ। मेरे पास इन सब बातों के लिए टाइम नहीं है। मिस्टर अभिनव, मुझे एक्सप्लेनेशन चाहिए। अगर तुमने मुझे नहीं बताया कि यह सब कैसे हुआ तो मैं तुम्हें अभी के अभी अकरम सर के पास लेकर जाऊंगी और वो तुम्हें एक झटके में नौकरी से निकाल देंगी। जैनी ने अभिनव को धमकी देते हुए कहा। यह सुनते ही अभिनव के चेहरे पर मुस्कान आ गई और उसने कहा, अच्छा तो ठीक है, करके देखते हैं। क्या करके देखते हैं? यही जो तुमने कहा। जाओ, अकरम सर को जाकर बोलो कि मैं एक्सप्लेनेशन नहीं दे रहा हूं, फिर देखते हैं कि किसकी नौकरी जाती है। यह सुनते ही जैनी को गुस्सा आ गया। उसने ठंडी आंखों से अभिनव को देखा और उसके कैबिन से बाहर निकल गई। थैंक यू। इधर अभिनव ने भी कुछ देर के बाद एक फोन काट दिया था। उसे दिन भर फोन आते रहते थे। हर कोई उसे अपनी अपनी प्रॉब्लम्स बताता था और वो उन्हें सॉल्व करता था। अभिनव को इस काम में जरा भी मजा नहीं आ रहा था। उसका लंच टाइम हो गया था, पर अभी तक उसका फोन बजे जा रहा था। अकरम चाहता तो उसे किसी दूसरे डिपार्टमेंट में भेज सकता था, लेकिन उसने अभिनव को जानबूझकर यहां भेजा ताकि उसके पास अपना खुद का एक कैबिन हो। अभिनव अपने कैबिन से बाहर निकला
और कैंटीन में कुछ खाने चला गया। वो खाने तो बैठ गया था, लेकिन उसे याद आया कि जल्दबाजी में वो अपना फोन अपने कैबिन में ही भूल आया था। जेनी के जाने के बाद उसने जेनी को नहीं देखा था, लेकिन वो जानता था कि अकरम उससे निपट लेगा। खाना खाने के बाद जब वो अपने कैबिन की तरफ ही जा रहा था कि अचानक उसे कामिनी नजर आई। वो मैनेजर के कैबिन से बाहर आ रही थी। जब उसने अभिनव को देखा तो वो हैरान हो गई और उसे इग्नोर करने लगी। उसने अपने चेहरे के दाईं तरफ सारे बाल गिरा लिए ताकि उसे अभिनव को ना देखना पड़े। अभिनव ने भी उसे नहीं देखने का नाटक किया और सीधा अपने कैबिन में चला गया। जैसे ही वो अपने कैबिन में घुसा तो देखा कि अकरम और जेनी उसके कैबिन में बैठे हुए थे। अभिनव उन दोनों को वहां देखकर हैरान हो गया। वो अंदर आया तो जेनी की शक्ल देखकर उसे एहसास हुआ कि अकरम जेनी को डांट रहा था। आओ आओ टाय अभिनव आओ। अकरम ने अभिनव को देखते हुए कहा, क्या हुआ, सब ठीक है? आपको कुछ चाहिए? अभिनव ने पूछा। वो ऐसे नाटक कर रहा था जैसे उसे कुछ पता ही ना हो। वो अपनी सीट की तरफ बढ़ने लगा। अकरम ने कहा, अभिनव, तुम्हारे और जेनी के बीच में जो कुछ भी हुआ उसके बारे में जेनी ने मुझे सब कुछ बताया। मैं उसी बात पर इसे डांट रहा था और मुझे लगता है कि अब इसके घर जाने का टाइम आ गया है। यह सुनते ही जेनी की आंखें फटी की फटी रह गई। वो अकरम की तरफ देख रही थी। उसने पूछा, घर जाने का टाइम आ गया है मतलब? अकरम ने उसे एक पल के लिए देखा और बोला, तुमने अभिनव के साथ शर्त लगाई थी ना कि तुम उसे नौकरी से निकलवा दोगी, लेकिन अब पासा पलट चुका है। नौकरी अभिनव की नहीं तुम्हारी जाएगी। सर प्लीज, आई एम सॉरी, मुझे माफ कर दीजिए। सर प्लीज मुझे नौकरी से मत निकालिए, आई एम सो सॉरी। जेनी ने तुरंत माफी मांगते हुए कहा। यह सुन अभिनव को हंसी आ गई। उसने कहा, मैंने तुम्हें कहा था ना जेनी, तुम मेरे जैसे आदमी से पंगा नहीं ले सकती हो। हाँ, तुम जिस तरह से मेरी रिस्पेक्ट करती हो उसी तरह से तुम्हें अभिनव की भी रिस्पेक्ट करनी पड़ेगी, और ना सिर्फ अभिनव की बल्कि इस कंपनी के हर एम्प्लॉय की तुम्हें रिस्पेक्ट करनी पड़ेगी। अकरम ने भी अभिनव की बात में जोड़ते हुए कहा। यह सुनकर जेनी घबराहट के मारे अपनी कुर्सी में पीछे खिसक कर बैठ गई। उसने अभिनव को देखा और बोली, प्लीज मुझे नौकरी से मत निकालिए, प्लीज अकरम सर, मुझे। इससे पहले कि जेनी अपनी बात पूरी कर पाती उसकी आंखें भर आई थी। अभिनव ने उसे देखा तो उसके मन में जेनी के लिए दया आ गई। उसने अकरम को देखा और इशारों इशारों में समझाया कि वो जेनी को नौकरी से नहीं निकाले। अकरम ने हाँ में सिर हिलाया और बोला, ठीक है, लेकिन यह सिर्फ एक ही शर्त पर हो सकता है। तुम्हें अगर इस कंपनी में रहना है तो तुम्हें अभिनव और बाकी लोगों की रिस्पेक्ट करनी पड़ेगी, लेकिन अगर तुम दोबारा अभिनव पर या किसी और पर बेवजह चिल्लाई तो मैं तुम्हें तीसरा मौका नहीं दूंगा। मैं आगे से ऐसा कुछ नहीं करूंगी सर, प्लीज, सच में, आई प्रॉमिस, मैं ऐसा कुछ नहीं करूंगी। जेनी ने डबडबाई आंखों से अकरम को देखते हुए कहा, और हाँ, एक चीज का ध्यान रखना, इस कैबिन में जो कुछ भी हुआ उसके बारे में बाहर जाकर अगर तुमने अपने बॉयफ्रेंड से भी बात की तो मैं नहीं करूंगी सर, नहीं करूंगी। मैं इस बारे में किसी से बात नहीं करूंगी, किसी से कुछ नहीं कहूंगी, प्रॉमिस। ठीक है, अब तुम जा सकती हो, अकरम ने कहा। जेनी अपनी जगह से उठी और वहां से निकल गई। उसके जाते ही अकरम ने अभिनव से कहा, गजब का सिरदर्द है ये लड़की। अरे हाँ, लड़की से याद आया, मैंने तुम्हें ऑक्शन के बारे में बताया था ना, आज वो ऑक्शन होने वाला है और अलायना भी वहां आने वाली है। अलायना का नाम सुनते ही अभिनव के रोंगटे खड़े हो गए थे। बलराज ने पहले से अभिनव को अलायना के बारे में इतना कुछ बता दिया था कि अब वो अलायना से मिलने के लिए बेताब था। उसने कहा, हाँ, हम भी इस ऑक्शन में चलेंगे। हम नहीं, सिर्फ तुम। मैं आऊंगा पर तुम्हारे साथ नहीं। लोगों को शक होगा, हो सकता है कि मेरे साथ चलने से तुम्हें दिक्पाल छिंगावत भी मिल जाए। दिक्पाल छिंगावत का नाम सुनते ही अभिनव की आंखें बड़ी बड़ी हो गई थी। वो अपने दुश्मन से जल्द मिलना चाहता था। इतने में अकरम ने कहा, दिक्पाल से ज्यादा अलायना से बचकर रहना, शी इज अ स्वीट पॉइजन। तुम्हें ले जाने के लिए मैंने अपने एक आदमी से बात कर ली है, वो तुम्हें मेरे रेस्टोरेंट से पिक कर लेगा। और हाँ, ये VIP कार्ड अपने पास रखो,
शहर के सभी बड़े लोगों के पास ये कार्ड है। कोई तुम्हें परेशान करे तो बस ये कार्ड दिखा देना। अभिनव ने उस कार्ड को लिया और ध्यान से देखने लगा। उस कार्ड पर निचले हिस्से में एक छोटा सा टाइगर गुदा हुआ था। अकरम ने अभिनव से कहा, अगर लोगों को पता चला कि असली टाइगर तुम हो तो लोग तुम्हें भगवान की तरह पूजने लगेंगे। यह सुनते ही अभिनव के चेहरे पर मुस्कान आ गई और उसने कार्ड जेब में डाल दिया। अब आगे क्या होने वाला था? क्या होगा जब अभिनव मिलेगा अलायना से? और क्या वो आज अपने दुश्मन दिक्पाल को देख पाएगा? जानने के लिए सुनते रहिए द रिटर्न ऑफ टाइगर। सिर्फ अलायना से मिलने की खबर मिलने के बाद अभिनव का दिन बहुत जल्दी पूरा हो गया। जो काम उसका आज बाकी रह गया था वो अब उसे कल पूरा करने वाला था। अभिनव को ना सिर्फ अलायना से मिलने की एक्साइटमेंट थी, बल्कि साथ ही उसने अनन्या के घर की किसी मेड से सुना था कि अगले हफ्ते अनन्या का बर्थडे आने वाला है। ऐसे में वो अनन्या के लिए गिफ्ट में शहर का सबसे महंगा डायमंड खरीदना चाहता था। वो उसे एक अंगूठी देना चाहता था। दोनों की शादी हो गई थी, लेकिन अनन्या के हाथ में अभिनव के नाम की अंगूठी नहीं थी। पर ऑफिस से निकलने में उसे काफी देर हो गई थी। ऑफिस से निकलकर वो सीधा उस होटल में पहुंच गया जहां से अकरम के आदमी उसे लेने आने वाले थे। उसने इस बीच अपने लिए एक महंगा सा सूट खरीद लिया था और साथ ही वो मजे से खाना खा रहा था। जब शाम को वो अकरम के आदमियों के आने के इंतजार में अपने कमरे में आराम कर रहा था, तभी अकरम का फोन आया। उसने पूछा, सब ठीक है? तुम्हारी खातिरदारी में कोई कमी तो नहीं है? बिल्कुल भी नहीं, सब कुछ बहुत बढ़िया है, अभिनव ने कहा। इतने में उसके दरवाजे पर दस्तक हुई। अभिनव ने उठकर दरवाजा खोला तो देखा सामने दो लोग खड़े थे। अभिनव सर, मेरा नाम कैलाश है और ये संग्राम। हम दोनों को अकरम सर ने भेजा है। हम आपको ऑक्शन के लिए लेने आए हैं। अभिनव ने हाँ में सिर हिलाया और बोला, बस एक मिनट। इतना कहते ही वो शीशे के सामने जाकर खड़ा हो गया और अपने बाल ठीक करने लगा। वो नहीं चाहता था कि अलायना के ऊपर उसका इंप्रेशन खराब जाए। फिर उसने एक महंगा सा परफ्यूम लगाया जिससे सारा कमरा महक उठा और उन दोनों के साथ कमरे से बाहर आ गया। अभिनव संग्राम और कैलाश के साथ गाड़ी में बैठकर रवाना हो गया था। कैलाश गाड़ी में ही बैठा था और संग्राम अभिनव को लेकर ऑक्शन हॉल में दाखिल हो गया था। अभिनव और संग्राम अपनी अपनी कुर्सियों पर जाकर बैठ गए थे। उस हॉल में उन दोनों के अलावा तकरीबन 20 और लोग मौजूद थे। वहां का माहौल देखकर ऐसा लग रहा था कि ऑक्शन पहले ही शुरू हो चुका था। 5 करोड़ और यह बोली जाती है, ऑक्शन लगाने वाले आदमी ने कहा। लेकिन अभिनव का ध्यान उस आदमी पर नहीं था। वो बस इधर उधर देख रहा था। उसकी नजर अलायना को ढूंढ रही थी। जब उसे अलायना कहीं भी दिखाई नहीं दी तो उसने संग्राम से पूछा, अलायना कहाँ है? संग्राम ने तुरंत हॉल में इधर उधर देखा और बोला, वो तीसरी रो में बैठी है, हमारे पास वाले कॉलम में, और अपने सीधे हाथ की तरफ इशारा करने लगा। अभिनव ने भी उसी दिशा में देखा तो उसे एक लड़की की पीठ नजर आई। अभिनव उस लड़की के कपड़ों को देखते ही समझ गया था कि वो बहुत अमीर है। भले ही वो अलायना का चेहरा नहीं देख पा रहा था, लेकिन उसे पूरा यकीन था कि वो काफी खूबसूरत थी। उसके एक पैर पर दूसरा पैर डालकर बैठने का अंदाज ही उसके बारे में बहुत कुछ कह रहा था। और हमारा अगला आइटम है कारपेट, और इस कारपेट की बोली शुरू होती है 3 करोड़ से। इतने में बोली लगवाने वाले आदमी ने वहां बैठे सभी लोगों का ध्यान अपनी तरफ खींचते हुए कहा, इसे मैं लूंगा। इतने में अभिनव को अपने पीछे बैठे एक आदमी की आवाज आई। तभी बोली लगवाने वाले ने फिर से कहा, क्या कोई इस आइटम पर बोली लगाना चाहता है? उसकी बात का जब किसी ने पलटकर जवाब नहीं दिया तो उसने कारपेट अभिनव के पीछे बैठे आदमी को बेच दिया। उसके बाद बोली लगाने वाले ने अपना अगला आइटम पेश करते हुए कहा, और हमारा अगला आइटम है ये नायाब खूबसूरत जन्नत से उतरा हुआ हीरो का हार। इसमें बेशकीमती हीरे जड़े हुए हैं। कौन लेना चाहेगा इस हार को? इसकी बोली शुरू होती है 10 करोड़ से। 10 करोड़। अचानक से अलायना ने अपना हाथ ऊपर करते हुए कहा। बोली लगाने वाले आदमी के चेहरे पर मुस्कान आ गई
उसने अलायना को देखा और बोला, मिस अलायना की तरफ से 10 करोड़। और कोई? उसके इस सवाल के जवाब में किसी ने कुछ नहीं कहा। सभी लोग अलायना से डरते थे। अलायना अगर किसी चीज पर अपना हाथ रख देती थी तो उसके बाद उस चीज की तरफ कोई आंख उठाकर भी नहीं देखता था। एक बार दिक्पाल ने जरूर ऐसा कुछ करने की कोशिश की थी और तब से अलायना दिक्पाल की जान के पीछे हाथ धोकर पड़ी है। 11 करोड़। इतने में अभिनव ने पीछे से कहा। ये सुनते ही अलायना पलटकर अभिनव को देखने लगी। अभिनव भी पहली बार अलायना के खूबसूरत चेहरे को देख रहा था। अभिनव तो उसे देखकर मुस्कुरा रहा था, लेकिन अलायना जिन तीखी नजरों से उसे देख रही थी, उसे देखते ही अभिनव समझ गया था कि उसने अलायना को नाराज कर दिया है। लेकिन अभिनव चाहता ही यही था। अगर वो ऐसा नहीं करता तो उसका इस ऑक्शन में आने का कोई फायदा नहीं था। बलराज ने अलायना के मामले में अभिनव को जो कुछ करने से मना किया था, अभिनव आज अलायना के सामने वही सब करने वाला था। मिस्टर अभिनव की तरफ से 11 करोड़। 15 करोड़। अलायना ने भी तुरंत जवाब दिया। यह सुनते ही अभिनव के चेहरे पर मुस्कान आ गई और उसने कहा, 15 करोड़ 111 रुपए। ये क्या पागलपन है भाई? अभिनव की ये बात सुनकर किसी ने पीछे से कहा। इतने में बोली लगाने वाले ने अभिनव का बोला अमाउंट फिर से रिपीट कर दिया। संग्राम अभिनव के पास आया और बोला, सर, अलायना पहले से काफी नाराज हो चुकी है। आप उसे और नाराज क्यों कर रहे हैं? मैं जानता हूं मैं क्या कर रहा हूं, अभिनव ने शांति से कहा। अलायना ने फिर से पलटकर अभिनव को देखा और बोली, 20 करोड़। बोली लगाने वाले ने अलायना का अमाउंट रिपीट किया तो अभिनव ने उसमें अपनी तरफ से बढ़ोतरी करते हुए कहा, 20 करोड़ 1 रुपया। अभिनव सर, ये क्या कर रहे हैं? यहाँ बोली कम से कम 100 रुपए से आगे बढ़ाई जाती है। संग्राम ने अभिनव को समझाने की कोशिश करते हुए कहा, लेकिन अभिनव उसकी बात नहीं सुन रहा था। इतने में अलायना बोली, 30 करोड़। और इतना कहते ही वो पलटकर अभिनव को देखने लगी। उसके चेहरे पर उसका गुस्सा साफ नजर आ रहा था। उसने अभिनव से कहा, तुम्हें अब अपना हाथ पीछे खींच लेना चाहिए, इडियट। यह सुनते ही अभिनव के चेहरे पर मुस्कान आई और वो बोला, मिस अलायना, 30 करोड़ रुपए बहुत होते हैं, लेकिन आप जैसे लोगों के लिए। अभिनव के मुंह से ये बात सुनकर अलायना हैरान हो गई। इससे पहले कि वो आगे कुछ कह पाती, अभिनव ने अपनी तरफ से कहा, 100 करोड़ रुपए। ये सुनते ही एक आदमी ने टेबल पर हाथ मारते हुए कहा, ये हार तो अभिनव जी ले गए। जैसे ये बात अलायना के कानों में पड़ी तो वो अभिनव को नफरत भरी नजरों से देखने लगी थी। उसकी नफरत का कारण ही यही था कि सच में अलायना के पास इतना पैसा नहीं था कि वो इस हार को खरीद सके। हालांकि वो अपना सब कुछ दांव पर लगाकर इसे खरीद सकती थी, लेकिन वो इतनी बेवकूफ नहीं थी। ऐसे में हार अभिनव के खाते में आया और साथ में आई अलायना की नफरत। इसके बाद ऑक्शन आगे बढ़ा और कुछ देर के बाद खत्म हो गया। लगभग सभी लोग निकल चुके थे, लेकिन अभिनव अलायना के साथ वही रुक गया था। अभिनव को ये तो नहीं पता था कि इस वक्त अलायना के मन में क्या चल रहा है, लेकिन उसके रुकने के पीछे की वजह थी कि वो अलायना से बात करना चाहता था। अभिनव ने संग्राम को पलटकर देखा और कहा, तुम अकरम को इस हार के लिए पे करने के लिए बोल सकते हो। उसे कहना कि मेरे हिस्से में से पेमेंट करे। मैं अभी पैसे लेकर नहीं आया हूं। संग्राम ने मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है। और वो अभिनव को अकेला छोड़कर हॉल से बाहर चला गया। इधर अभिनव की नजर अलायना पर पड़ी। वो अपनी कुर्सी से उठ चुकी थी। जैसे वो दरवाजे से बाहर जाने वाली थी कि इतने में अभिनव ने कहा, मिस अलायना। और वो अलायना के पास चला आया। अलायना पलटी तो अभिनव ने कहा, क्या मैं आपसे कुछ देर बात कर सकता हूं? इतना कहकर अभिनव उसके सामने आकर खड़ा हो गया। अलायना उसे ऊपर से नीचे तक ठंडी नजरों से देख रही थी। आखिर में उसने कहा, किस खुशी में मैं तुमसे बात करूं? मेरा तुमसे कुछ लेना देना ही नहीं है, मिस्टर अभिनव। उसका गुस्सा उसकी आंखों और उसकी जुबान पर साफ नजर आ रहा था। ये सुनकर अभिनव के चेहरे पर मुस्कान आ गई। वो धीरे धीरे अलायना के पास जाने लगा। अब दोनों के बीच बस कुछ ही इंच की दूरी बाकी रह गई थी। अभिनव ने उसके पास आकर धीरे से कहा, जब आप ऐसे गुस्सा करती है ना, तो बला की खूबसूरत लगती है।
उसकी आवाज में तंज था। अभिनव वो सब करता जा रहा था जिसे करने के लिए बलराज ने उसे मना किया था। अलैना ने एक पल के लिए उसे देखा और आखिर में हल्की सी मुस्कान होठों पर लाते हुए बोली, तुम्हें ऐसा लगता है? अभिनव भी मुस्कुराते हुए बोला, मैं आपको फिर से चिढ़ाने के लिए कुछ भी कर सकता हूं, क्योंकि चिढ़ने के बाद आपके चेहरे की खूबसूरती और ऊपर चढ़ जाती है। यह सुनते ही अलैना भी एक कदम अभिनव की तरफ बढ़ गई। अब वो दोनों काफी करीब आ गए थे। उसने अभिनव से कहा, यहाँ नए हो, यहाँ के रूल्स नहीं पता? अभिनव ने धीरे से अपना सिर ना में हिला दिया और बोला, सुंदर लड़कियों के मामले में दुनिया का कोई रूल काम नहीं करता है। वैसे मेरा नाम अभिनव गढ़वाल है। इतना कहते ही अभिनव ने हाथ मिलाने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ा दिया। अलैना ने कुछ देर तक अभिनव के हाथ को देखा और फिर इग्नोर कर दिया। इतने में हॉल का दरवाजा खुला और अचानक से कुछ आदमी भागते हुए अंदर आए और अलैना के पास आकर खड़े हो गए। एनी प्रॉब्लम मैडम? उनमें से एक आदमी ने पूछा। अभिनव ने पहले उस आदमी को देखा और उसके बाद अलैना का हाथ पकड़कर उससे अपनी तरफ खींच लिया। अलैना ना चाहते हुए भी अभिनव से गले लग चुकी थी। अभिनव ने उसे अपने और करीब खींचा और उसके कान के पास आकर धीरे से बोला, मुझे लगा था कि इन सब कबूतरों में कम से कम तुम्हारे पास तो बास जैसी पारखी नजर होगी। नंदिता, मैं तुम्हारा बॉस हूं, टाइगर। यह सुनते ही अलैना एक पल के लिए जम गई थी। उसके मुंह से धीरे से निकला, अभिनव, तुम टाइगर हो? अलैना ने हैरान होते हुए कहा। उसकी आंखों के सामने उसका पूरा बचपन घूम गया था। गिने चुने लोगों के अलावा किसी को पता नहीं था कि अलैना का असली नाम नंदिता है। अभिनव ने फिर से उससे अपने पास खींचा और बोला, जोर से मत बोलो, मैं अंडर कवर हूं। तुम ये क्या कर रहे हो? मैडम को छुड़वाओ और पकड़ो इस आदमी को। इतने में अलैना को घेरे हुए लोगों में से एक आदमी ने बाकी लोगों को ऑर्डर देते हुए कहा। लेकिन इससे पहले कि बाकी लोग अभिनव को पकड़ने के लिए आगे आते, अलैना ने कहा, रुको। उसकी आवाज सुनते ही जैसे सभी लोगों के पैर एक साथ जम गए थे। तभी अलैना ने अभिनव को देखा और बोली, अभिनव गढ़वाल? सच में तुम्हारा नाम अभिनव गढ़वाल है? उसने मुस्कुराते हुए पूछा। अभिनव ने उसे छोड़ा और अपने दोनों हाथ फैलाते हुए बोला, हाँ, ऊपर से लेकर नीचे तक मैं ही हूं अभिनव गढ़वाल। यह सुनते ही अलैना ने अपना मुक्का कसा और सीधा अभिनव की छाती में दे मारा। इससे पहले कि अभिनव इस मुक्के के पीछे का कारण पूछ पाता, अलैना ने कहा, यह मैंने तुम्हें इसलिए मारा क्योंकि आज से 20 साल पहले तुम मुझे छोड़कर चले गए थे। अभिनव को दर्द भी हो रहा था, लेकिन वो मुस्कुरा भी रहा था। अभिनव को याद आ गया था कि उसके पापा के एक्सीडेंट हो जाने से पहले वो अलैना से कई बार मिल चुका था। उसका असली नाम अलैना नहीं बल्कि नंदिता था। जब वो छोटे थे, नंदिता तभी से बहुत बहादुर थी। किसी के बगीचे में घुसकर आम तोड़ना हो या गली में घुसे किसी आवारा कुत्ते को भगाना हो, नंदिता इन सारे कामों में एक्सपर्ट थी। जहां इन चीजों को करने से पहले अच्छे लड़कों के हाथ पैर काम जाते थे, वहीं नंदिता ऐसे काम चुटकियों में निपटा देती थी। वो और अभिनव बचपन से बहुत अच्छे दोस्त थे। नंदिता को अभिनव के साथ रहना, उसके साथ खेलना बहुत अच्छा लगता था। वो बचपन से काफी स्ट्रिक्ट थी। कोई भी उससे ना तो मजाक कर सकता था और ना ही कुछ उल्टा सीधा कह सकता था। सिर्फ अभिनव के पास ही वो अधिकार था कि वो अलैना से मजाक कर सके। जब अलैना ने अभिनव को फिर से देखा तो उसके चेहरे की मुस्कान और बड़ी हो गई थी। अलैना उसके पास आई और उसे अपना कार्ड थमाते हुए बोली, अगर हिम्मत हो तो मुझे फोन करके दिखाना, और हंसते हुए वहां से निकल गई। इसी तरह अभिनव ने अपनी कोर टीम के आखिरी मेंबर का दिल भी जीत लिया था। अब आगे क्या होने वाला था? क्या अलैना और अभिनव का बचपन का ये रिश्ता उसकी शादी में दरार डाल देगा? और कब मिलने वाला था अभिनव दिक्पाल छिंगावत से? जानने के लिए सुनते रहिए द रिटर्न ऑफ टाइगर, सिर्फ पॉकेट एफएम। जब अलैना हॉल से निकली तो संग्राम फिर से अभिनव के पास आया और बोला, ये रहा आपका हार, इसका पेमेंट हो गया है। ये सुनते ही अभिनव ने नंदिता का बिजनेस कार्ड अपनी जेब में डाला और उसके बाद
हार की तरफ देखने लगा। हार को देखते ही उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई थी। इतने में संग्राम ने अभिनव से पूछा, आप इस हार का क्या करने वाले हो? अभिनव ने इस सवाल के जवाब में बस संग्राम को देखा और मुस्कुराते हुए बोला, चलो। अभिनव संग्राम के साथ उस हॉल से बाहर निकलने लगा था। उसका हाथ अभी भी अपनी जेब में उस बिजनेस कार्ड पर था जो नंदिता ने उसे दिया था। वो अलायना यानी नंदिता को जरूर फोन करने वाला था। जैसे ही वो बाहर आया तो सबसे पहले उसकी नजर सामने बने एक रेस्टोरेंट की पार्किंग में खड़ी एक गाड़ी पर गई। वो गाड़ी हूबहू अनन्या की गाड़ी जैसी लग रही थी। अभिनव के पैर जब उस गाड़ी को देखकर रुक गए तो संग्राम ने उसे देखा और बोला, क्या हुआ, सब ठीक है? अभिनव आगे बढ़ने का नाम ही नहीं ले रहा था। उसकी नजर अभी भी उस गाड़ी पर टिकी हुई थी। तभी अभिनव ने देखा कि अनन्या और चाहत उस रेस्टोरेंट से बाहर आ रहे थे। अभिनव ने संग्राम को देखा और बोला, तुम्हें मेरे बिना ही जाना पड़ेगा। फिर अभिनव ने अपनी जेब में हाथ डालकर गाड़ी की चाबी निकाली और संग्राम को देते हुए बोला, यह हार मेरी गाड़ी में रख देना और गाड़ी अकरम की यहां खड़ी कर देना, मैं उसे कल लेने आ जाऊंगा। अभिनव ने संग्राम को इतने अच्छे से समझा दिया था कि अब संग्राम के पास बदले में पूछने के लिए कोई सवाल नहीं रह गया था। अभिनव ने भी अनन्या की तरफ बढ़ना शुरू कर दिया था। जैसे ही चाहत ने अभिनव को अपनी तरफ आते हुए देखा तो वो खुशी से चहकते हुए बोली, अभिनव। ये नाम सुनते ही अनन्या की त्योरिया चढ़ गई और अगले ही पल वो हताश भी हो गई। उसने देखा कि अभिनव सामने से चला आ रहा था। जैसे ही वो अनन्या के पास आया तो उसने पूछा, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? अभिनव ने जवाब देने से पहले ही एक सेकंड के लिए अनन्या को देखा। उसने बहुत सुंदर ड्रेस पहनी हुई थी। अब अभिनव ने अनन्या के सवाल पर आते हुए कहा, मैं यहाँ कुछ खाने आया था और जब मुझे तुम दिखी तो मैंने सोचा चलो अब मैं फ्री में घर भी पहुंच जाऊंगा। मेरी कार में बैठने के बारे में सोचना भी मत, अनन्या ने कहा और वो अपनी गाड़ी की तरफ बढ़ने लगी। चाहत और अभिनव भी उसके पीछे जा रहे थे। अनन्या ने जैसे अपनी गाड़ी का दरवाजा खोला तो इतने में चाहत ने उसे रोकते हुए कहा, क्या कर रही हो यार, वो तेरा पति है। नहीं, वो मेरा पति नहीं है, अनन्या ने चिढ़ते हुए कहा। फिर वो गाड़ी में बैठी और दरवाजा बंद कर लिया। आखिर में उसने चाहत को देखा और बोली, तू मेरी गाड़ी में बैठ रही है या नहीं? नहीं, मैं तेरी गाड़ी में नहीं बैठने वाली हूं। अगर तुम इसे अपने साथ नहीं लेकर जाओगी तो मैं इसे अपने साथ लेकर जाऊंगी, समझी? चाहत के मुंह से यह जवाब सुनते ही अनन्या ने झटके से पलटकर उसे देखा और बोली, नहीं, तुझे क्यों इसकी इतनी चिंता हो रही है? ये कोई बच्चा नहीं है, कैब लेकर घर आ जाएगा। लेकिन वो कैब नहीं लेना चाहता है। मैं फिर कह रही हूं, अगर तू इसे लेकर नहीं गई तो मैं इसे लेकर चली जाऊंगी अपने घर, चाहत ने कहा और वही जमकर खड़ी हो गई। जिस तरह से चाहत अभिनव को सपोर्ट कर रही थी, अनन्या को यह बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। वो जानती थी कि चाहत जो कर रही है उसे लेकर वो सीरियस है, लेकिन वो अभिनव और चाहत को किसी भी तरह से एक दूसरे के करीब नहीं आने देना चाहती थी। आखिर में अनन्या ने अपनी जिद छोड़ी, अपनी गाड़ी का दरवाजा खोला और अभिनव की तरफ देखते हुए बोली, तुम अंदर आ सकते हो। ये सुनते ही अभिनव के चेहरे पर मुस्कान आ गई। वो तुरंत गाड़ी में बैठ गया और बोला, थैंक यू सो मच अनन्या, तुमने तो मेरी जान ही बचा ली। मेरे पास लास्ट 500 रुपए बचे थे और मैं उन्हें खर्च नहीं करना चाहता था। अभिनव की ये बात सुनकर अनन्या को और गुस्सा आ गया। अभिनव को अनन्या की दोस्त के सामने ये कहते हुए भी शर्म नहीं आ रही थी कि उसकी जेब में आखिरी 500 रुपए रह गए थे। चाहत ये सुनकर हंसी और बोली, देखा, मैंने कहा था ना कि बंदा डाउन टू अर्थ और ऑनेस्ट है, जो सच है वो सीधा कह देता है। हाँ, लेकिन मुझे इसकी ऐसी टुच्ची बातें सुनने में कोई इंटरेस्ट नहीं है, अनन्या ने कहा। यह सुनकर चाहत और जोर से हंसने लगी। तभी उसकी नजर फिर से अभिनव के सूट पर पड़ी और उसने कहा, ये तो एक ही ब्रांड का है ना? इतना सुनते ही अनन्या ने भी गौर से अभिनव के सूट को देखा और बोली, एके? तुमने एके का सूट पहना हुआ है? मुझे तो लग रहा था कि ये मेरा दिया हुआ सूट है। तुम इतना महंगा सूट कहां से ले आए? वो अकरम सर ने मुझे कुछ एडवांस पेमेंट दिया था ना, तो मैंने सोचा कि उससे मैं अपने लिए एक सूट तो खरीद ही लूं।
ऐसी कौन सी कंपनी है जो एडवांस पेमेंट देती है? अनन्या ने पूछा। अभिनव मुस्कुराया और बोला, वो क्या है ना, सर को मेरा काम पसंद आया तो मैंने ऐसे ही उनको बोल दिया कि सर कुछ एडवांस मिल सकता है, तो वो मान गए और उन्होंने मुझे कुछ पैसे दे दिए। फिर मैंने सूट खरीद लिया ताकि तुम्हारे साथ कहीं आऊं जाऊं तो तुम्हारी तरह अच्छा दिख सकूं। अभिनव अनन्या को मक्खन लगाने की कोशिश कर रहा था। अनन्या उसकी बातों को कितना ध्यान से सुन रही थी ये तो पता नहीं, लेकिन चाहत उसकी बात बहुत ध्यान से सुन रही थी। उसने अनन्या को छेड़ने के लिए कहा, वैसे तुम्हें सूट पहनने की कोई जरूरत नहीं अभिनव, तुम बिना सूट के भी हैंडसम लगते हो, जस्ट लाइक अ हॉट केक। इतना कहकर चाहत अनन्या को तिरछी निगाहों से देखने लगी। अनन्या ने गाड़ी चालू की और आगे बढ़ने लगी, लेकिन उसका ध्यान सड़क पर नहीं बल्कि चाहत की कही बात पर था। अभिनव के लिए चाहत के मुंह से तारीफ सुनकर अनन्या को ऐसा लगा जैसे किसी ने बिना हाथ उठाए उसके गाल पर थप्पड़ मार दिया हो। अनन्या को विश्वास नहीं हो रहा था कि चाहत अभिनव को हैंडसम कह रही थी। चाहत अनन्या की बाकी दोस्तों की तरह नहीं थी। वह बहुत देख समझकर अपने लिए कुछ पसंद करती थी। वह बहुत चूजी थी, तो फिर उसने अभिनव को कैसे हैंडसम कह दिया? ये सवाल अनन्या के दिमाग में घूमता जा रहा था। सामने देख! जब अनन्या इन्हीं सवालों में उलझी हुई थी, ठीक तभी चाहत जोर से चिल्लाई और अचानक से अनन्या का ध्यान सड़क पर आ गया। उसने देखा कि वो गाड़ी चलाते हुए रॉन्ग लेन में आ गई थी और उसके ठीक सामने एक गाड़ी तेज रफ्तार से आ रही थी। ये देख अभिनव और चाहत के होश उड़ गए थे। अनन्या ने जोर से ब्रेक लगाया और अपनी गाड़ी को जैसे तैसे सामने आ रही गाड़ी से टकराने से बचा लिया। उधर सामने वाली गाड़ी भी कुछ दूरी पर रुकी और उसमें से कुछ आदमी नीचे उतरकर अनन्या की गाड़ी के सामने आकर खड़े हो गए। अनन्या ने शीशा नीचे किया और गुस्से में बोली, क्या है? क्यों मेरा रास्ता रोककर खड़े हो? इससे पहले कि अनन्या के सामने खड़े आदमियों में से कोई जवाब दे पाता, पीछे से चाहत ने कहा, उस लड़के का नाम ईशांत है। ये लोग दिग्पाल छिंगावत के आदमी है। तो ये लोग मुझसे क्या चाहते हैं? अनन्या ने गुस्से में पूछा। अभिनव इस सब के बीच बस चाहत को देख रहा था। उसे ये समझ नहीं आ रहा था कि चाहत प्रिंस नाम के इस लड़के को कैसे जानती थी। अभिनव को ये तो समझ आ रहा था कि दिग्पाल छिंगावत एक बड़ा आदमी है और उसे हर कोई जानता है, लेकिन उसके आदमी का नाम चाहत जैसी लड़की को पता होना, यह अभिनव को कुछ हजम नहीं हो रहा था। इतने में चाहत गाड़ी से नीचे उतरी और बोली, क्या चाहिए? इतने में अभिनव भी गाड़ी से नीचे उतर गया और उन लड़कों को देखने लगा। उन लोगों की तादाद इतनी भी नहीं थी कि अभिनव अकेला उनसे ना निपट सके। जब उनमें से किसी ने जवाब नहीं दिया तो चाहत ने फिर से कहा, कोई कुछ बोलेगा? इतने में उनमें से एक आदमी आगे आया और बोला, प्रिंस मर चुका है और मैं यहाँ उसकी मौत का बदला लेने आया हूँ। क्या? ये क्या कह रहा हो ईशान? प्रिंस मर गया? एनीवेज, उसकी मौत में हमारा कोई हाथ नहीं है, चाहत ने कहा। उसके जवाब में ईशान बोला, उसकी मौत का बदला पूरे गुड़गांव से लिया जाएगा और वैसे भी जिसने उसे मारा है वो यही हमारे सामने है। इतना कहते ईशान अभिनव की तरफ देखने लगा था। वो जिस तरह से अभिनव को देख रहा था उससे ऐसा लग रहा था कि वो अभिनव को जानता था। देखो, ना तो मैं तुम्हें जानती हूँ और ना ही तुम्हारे किसी प्रिंस को, इसलिए प्लीज मेरा रास्ता छोड़ो, मुझे घर जाने दो, मुझे देर हो रही है। अनन्या गुस्से में बीच में आकर बोली। ये सुनते ईशांत को हंसी आ गई। वो जोर से हंसते हुए बोला, तुझे घर जाना है, वो भी मेरे बिना? देख क्या रहे हो, उठा लो इसे। ईशांत की बात सुनते ही उसके कुछ आदमी अनन्या की तरफ बढ़ने लगे थे, लेकिन इससे पहले कि वो अनन्या के पास आ पाते, अगर तुम में से एक भी आदमी आगे आया तो वापस पीछे जाने लायक नहीं बचेगा। अभिनव की बात सुनकर ईशांत को और जोर से हंसी आ गई। उसने कहा, पहले तो मुझे कम गुस्सा आया था, लेकिन अब मुझे और ज्यादा गुस्सा आ रहा है। उस लड़की को यहाँ लेकर आओ अभी। ईशांत के आदमी फिर से अनन्या की तरफ बढ़ने लगे थे। अनन्या को घबराहट हो रही थी। उसे लग नहीं रहा था कि अभिनव इन लड़कों से उसे बचा पाएगा, लेकिन जैसे एक आदमी ने अनन्या का हाथ पकड़ने के लिए अपना हाथ बढ़ाया तो इतने में अभिनव ने उसका हाथ जकड़ा और जोर से दबा दिया। उस आदमी को भयंकर दर्द हो रहा था
और वो बुरी तरह से चिल्ला उठा। अभिनव उसे चिल्लाते हुए देख मुस्कुराया और उसके दाई तरफ से आ रहे एक आदमी के पेट में लात मार दी। इसके बाद उसने 2 और लोगों के सीने में मुक्का मार दिया। एक आदमी ने जब अभिनव की कमर को जकड़ने की कोशिश की तो अभिनव ने अपनी कोहनी से उसका सिर फोड़ दिया। एक के बाद एक ईशान के सारे आदमी नीचे गिरते जा रहे थे। बचे हुए कुछ आदमी भी अभिनव पर हमला करने के लिए आगे आ ही रहे थे कि इतने में कहीं दूर से पुलिस के सायरन बजने की आवाज आनी शुरू हो गई। जैसे ही ईशांत ने यह आवाज सुनी तो वो चिल्लाया, शिट! पुलिस आ गई, भागो! उसकी बात सुनते ही एक के बाद एक गिरते पड़ते सभी लोग ईशान की गाड़ी में बैठे और उनकी गाड़ी तेजी से बाहर रवाना हो गई। अभिनव उनमें से एक आदमी को पकड़ने की कोशिश ही कर रहा था कि इतने में उस आदमी ने अभिनव के सिर पर एक मुक्का मार दिया। अभिनव अनन्या की गाड़ी से जा टकराया। उसके सिर में चोट लग गई थी। इस बीच पुलिस की गाड़ी भी वहां आकर रुक गई। एक हवलदार ने अभिनव की तरफ देखते हुए पूछा, हाँ भाई, इतनी रात को यहाँ क्या कर रहा है? वो मेरी गाड़ी में कुछ दिक्कत हो गई थी, अभिनव ने खड़े होकर कहा और अनन्या को ढूंढने लगा। अनन्या कहीं नजर नहीं आ रही थी। अभिनव को चाहत दिखी तो उसने चाहत से पूछा, अनन्या कहाँ है? उसका ब्लड प्रेशर बढ़ गया था, वो बेहोश हो गई है, चाहत ने कहा और ड्राइवर सीट की तरफ बढ़ते हुए बोली, मुझे उसे हॉस्पिटल लेकर जाना पड़ेगा। इतने में अभिनव ने उसे रोका और कहा, तुम इनके साथ घर जाओ, मैं उसे हॉस्पिटल ले जाऊंगा। चाहत ने अभिनव की बात मानी और फिर पुलिस वालों की तरफ बढ़ने लगी। जो कुछ भी हुआ उसके बारे में चाहत ने पुलिस को स्टेटमेंट दिया और फिर उन्हीं के साथ घर जाने के लिए रवाना हो गई। इधर अभिनव भी अनन्या को हॉस्पिटल ले जाने के लिए निकल पड़ा था। इस बीच अभिनव ने राजीव और शर्मिला को भी फोन कर वो सब बता दिया जो अभी हुआ था। अब आगे क्या होने वाला था? क्या होगा जब अनन्या होश में आएगी? क्या उसे अभिनव की सच्चाई का पता चल जाएगा? और कैसे जानती थी चाहत प्रिंस और ईशान को? जानने के लिए सुनते रहिए द रिटर्न ऑफ टाइगर, सिर्फ पॉकेट एफएम पर।